हेलो, वेलकम टू स्टडी विथ हैप्पी। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, क्लास 10th, इसके रिवीजन नोट्स। इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट किया। चैप्टर सेकेंड आपके 2023 के एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, जो कि इंडो चाइना की वॉर से रिलेटेड है। तो चैप्टर थर्ड कहते हैं दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे उभरा, उसका राइज फॉल क्या हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसका आउटकम क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंस हुआ यहाँ पे जो नेशनलिज्म उभर के आया, इसमें किन किन बहुत मतलब किसका इसका बहुत ज़्यादा रोल था। चलिए करते हैं। एक रिवीजन नोट्स है ये। आप अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो फिर इसको रिवाइज करने के लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो मॉडर्न नेशनलिज्म का ग्रोथ है या फिर जो कनेक्शन है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से हम रिलेट कर सकते हैं। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, जो कोई भी देश किसी दूसरे देश पे अपनी ही शासक करता है तो उसका उपनिवेश हो जाता है, उपनिवेश होता है, तो उसे हम इंग्लिश में कॉलोनियल, हिंदी में उपनिवेश कहते हैं। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब उपनिवेशवाद को हटाने के लिए मूवमेंट किया गया था। तो कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर्म ग्रुप्स टुगेदर विद इन द वन मूवमेंट। हाउएवर द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। जो कांग्रेस की लीडरशिप में महात्मा गांधी ने एक ग्रुप फॉर्म करने के लिए ट्राई किया था, जो एक मूवमेंट में उभरा, उसके यूनिटी हो बट बिना कॉन्फ्लिक्ट के। चलिए आगे करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था वो 1914 से 1918 या 1919 तक था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये इसकी टर्मिनोलॉजी हम अलग एक वीडियो करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया में, कि उसके सारे जो टाइम पीरियड थे और टर्मिनोलॉजीज थी वो एक साथ करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ, इवेंट्स क्या इंपॉर्टेंस थे। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुए। नेशनल मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग इन न्यू एरियाज इन 1990 एंड इनकॉपरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। जो नेशनल मूवमेंट थे वो न्यू एरियाज में स्प्रेड हो रहे थे 1990 के दौरान, और न्यू सोशल ग्रुप्स बन रहे थे। हम अलग अलग मूड्स स्ट्रगल के लिए डेवलप हो रहे थे। महात्मा गांधी केम टू इंडिया एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। महात्मा गांधी इंडिया आए। महात्मा गांधी का जो टाइम पीरियड होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, कि उनका टाइम लाइन क्या थी, वो 1915 से 1948 थी। ये उनका स्ट्रगल इंडिया में नेशनलिज्म में कंट्रीब्यूशन का टाइम पीरियड था। तो महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए। उनके जो आइडिया थे वो सत्याग्रह पे एम्फसाइज थे, ट्रूथ के लिए थे, सर्च फॉर ट्रूथ थे। ही एडवोकेटेड दैट फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्सेसर। उन्होंने कहा था कि हमें फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है हम अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए, हम पेशेंस रह के नॉन वायलेंस के थ्रू भी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। ये आइडिया थे महात्मा गांधी जी के। In 1916, he traveled the Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the obsessive plantation system. वो 1915 में इंडिया आए, फिर 1916 में वो चंपारण जो कि बिहार में है वहाँ ट्रेवल किए। उसके बाद वहाँ पे जो पीजेंट्स थे उनके प्रॉब्लम को सुना, उनके प्रॉब्लम को समझा, फिर उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि वो अपने अगेंस्ट जो भी प्लांटेशन सिस्टम के वो स्ट्रगल हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। Next is the idea of satyagraha. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. Her heroic fight for the Indians in South Africa was well known. His novel method of mass agitation known as satyagraha was yielded good result. महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए। इसमें से एक और क्वेश्चन है, वो 9 जनवरी 1915 को इंडिया है और उसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी वन लाइनर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो जब इंडिया आए उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी बहुत ऐसे मूवमेंट किए जो वहाँ के लिए, वहाँ भी कॉलोनियल रूल था, तो वहाँ के लिए लोगों के लिए भी फाइट किया उन्होंने। उनका जो नॉवल मेथड था दैट इज़ सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। जो सत्याग्रह है वो क्या एम्फसाइज करता है कि पावर ऑफ ट्रूथ और द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ।
1916 गांधी ट्रेवल टू चंपारण, ये हमने पहले सेंटेंस में देख लिया है कि 1916 में गांधी जी चंपारण बिहार में गए। उन्होंने पीजेंट को इंस्पायर किया अपने साथ हो रहे प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ खड़े होने के लिए। फिर 1917 क्रॉप्स फेल्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रेमिट लैंड रेवेन्यू एंड इंसिस्टेड ऑन इट्स फुल कलेक्शन। जब 1917 में खेड़ा जो कि गुजरात में है वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था, लेकिन तब भी पर जो गवर्नमेंट थी वो इंसिस्ट कर रही थी फार्मर्स को कि वो पूरा रेवेन्यू दें, क्योंकि क्रॉप फेल होती तो वो रेवेन्यू कहाँ से, वो पैसे कहाँ से रहेंगे उनको, तो इसलिए और गवर्नमेंट उन पर जोर दे रही थी वो अपना पूरा रेवेन्यू दे। तो महात्मा गांधी ने इन किसानों के साथ भी खड़े हो रह के गवर्नमेंट पे मतलब उनका सामना किया। 1918 महात्मा गांधी इंटरवेंटेड इन अ डिस्प्यूट between workers and mill workers of Ahmedabad. He advised to workers to go on strike and to demand a 35% increase in wages. 1918 में महात्मा गांधी डिस्प्यूट हुआ। महात्मा गांधी अहमदाबाद गए, वहाँ के जो मिल वर्कर्स थे उनकी प्रॉब्लम सुनी। उन्होंने कहा कि मिल वर्कर्स से कि वो स्ट्राइक पे जाएं और डिमांड करें कि उन्हें 35% वेजेस पे इंक्रीजेस चाहिए। सत्याग्रह ब्रॉट गांधी जी इनटू अ क्लोज टच विद द वर्कर्स विद द अर्बन एरियाज। सत्याग्रह एक ऐसा मूवमेंट था या फिर एक ऐसा आइडिया मेथड था जिसके थ्रू गांधी जी वर्कर्स के जो अर्बन एरियाज पे थे वो काफ़ी क्लोज हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, रॉलेट एक्ट। When the Rowlatt Act 1990 was passed hurriedly through the Imperial Legislative Council, inspired an unanimously opposition of the Indian members, गांधी जी पेशेंस कम टू एन एंड। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, जो कि इंडियन मेंबर के अपोजिशन में था, गांधी जी का पेशेंस यहीं पे मतलब एंड होने के उस पे था। गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। गांधी जी तब भी पर इस मतलब इतने ख़राब लॉ के लिए भी उन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल ना किया। उन्होंने नॉन वायलेंस पे रहकर सिविल डिसओबीडियंस के अगेंस्ट जाके ऐसे अनजस्ट लॉ के ऊपर हड़ताल देनी शुरू की। 6 अप्रैल 1990 वॉज ऑब्जर्व्ड एज सत्याग्रह डे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, विच डे सेलिब्रेटेड एज सत्याग्रह बाई गांधी जी। तो 6 अप्रैल 1990 को एक सत्याग्रह की तरह मनाया गया। व्हेन पीपल ऑल ओवर द कंट्री ऑब्जर्व अ फास्ट एंड हड़ताल, जहाँ पर पूरी कंट्री के लोग फास्ट और हड़ताल पे थे। 1990 द कंट्री रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकिंग इन इंडिया। 1990 में जब ये एक मास मूवमेंट फॉर्म होना स्टार्ट हुआ तो ये पॉलिटिकल अवेकिंग हो गया इंडिया के लिए। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बैंड फ्रॉम द इंटरिंग दिल्ली। लोकल लीडर्स जो भी थे उनको अमृतसर में मतलब कि अमृतसर से उठा लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में इंटर करने से बैन कर दिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेसन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स। जो 10 अप्रैल को अमृतसर पुलिस ने जो पीसफुल प्रोसेसन प्रोवोक कर रही थी उनके ऊपर अटैक्स किया। नेक्स्ट पॉइंट, जलियांवाला बाग मैस्क्रे। रॉलेट एक्ट आया, उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ। तो अ लार्ज क्राउड गैदर इन इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में एक पार्क है। पीपल केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स वाइल सम केम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। कुछ गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर के थ्रू खिलाफ में इस पार्क में थे, अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ लोग बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे। बैसाखी एक ऐसा सिख फेस्टिवल होता है जो कि अप्रैल के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। जनरल डायर इंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, killing hundreds. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. जो गवर्नमेंट पहले जनरल डायर आया, सारे एग्जिट पॉइंट उन्होंने बंद करवा दिए और ओपन फायरिंग स्टार्ट करवा दी। उस फायरिंग में हंड्रेड्स ऑफ किलिंग हुई। तो गवर्नमेंट इस ब्रूटल रिप्रेशन के थ्रू जो रिस्पॉन्ड की, सीकिंग टू ह्यूमिलिटेट द एंड टेरराइज द पीपल। उन्होंने कहा कि ये टेरराइज पीपल थे, इस वजह से उनको इतना मतलब किलिंग की गई। सत्याग्रहीज वॉज फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। सत्याग्रही को मतलब फोर्स किया गया था रब देयर नोज ऑन ग्राउंड द क्रावल द ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम सल्यूट टू ऑल साहब, और उनको सल्यूट किया गया था। तो इस चैप्टर के लिए अभी कुछ पॉइंट्स अभी बाकी हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में
डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।